बिजनेसमैन रवि प्रकाश सिंह मुंबई में अपनी पत्नी नेहा और बच्चों दीपिका और आयुष के साथ रहता था। रवि काफी दिनों से एक जिम खोलने की सोच रहा था। एक दिन रवि का एक दोस्त अरुण रवि को बताता है कि उसने कोल्हापुर जाने वाले रोड पर एक पुराना बंद पड़ा जिम देखा है। नया जिम खोलोगे? नया जिम खोलोगे तो बहुत खर्चा आएगा। वो पुराना जिम शहर से थोड़ा दूर शांत जगह पर है, लेकिन हो सकता है लोग शांति के कारण ही वहाँ जाना पसंद करें। ठीक है, संडे को हम दोनों उस जिम को देखने चलेंगे। नहीं, मैं संडे को फ्री नहीं हूँ, तुम अकेले जाकर ही देख लेना। एक चौकीदार वहाँ रहता है, वो तुम्हें सारी जानकारी दे देगा। रवि संडे को अकेले ही कोल्हापुर जाने वाले रोड पर जिम देखने पहुंचता है। ऐसा सुनसान इलाका देखकर रवि को घबराहट होने लगती है। रवि प्रकाश साहब, आप ही हैं? हाँ, नहीं हूँ। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो बॉडी बिल्डर गायब हो चुका था। क्या यहाँ कोई एक्सरसाइज करने आता है? नहीं साहब, ये जिम पिछले 15 साल से बंद पड़ा है। आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। रवि चौकीदार के साथ अंदर जाता है। अंदर उसी बॉडी बिल्डर की मूर्ति लगी थी, जिसे रवि ने अभी कुछ देर पहले बाहर देखा था। ये किसका स्टैचू है? ये बॉडी बिल्डर मोहित खन्ना है। ये जिम इन्होंने ही बनवाई थी और इन्हीं के अंडर में चला करती थी। क्या अब ये दुनिया में नहीं है? नहीं, 15 साल पहले बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन था, जिसमें इनके किसी प्रतिद्वंदी ने इनके खाने में जहर मिलाकर इन्हें मार दिया था। तब से ये जिम बंद पड़ी है। पहले तो रवि जिम खरीदने के लिए मना करता है, लेकिन चौकीदार बताता है कि उसे ये जिम मात्र 10 लाख में मिल सकती है। रवि सोचता है, इतने कम पैसों में इतनी बड़ी जगह? ये जगह है तो थोड़ी डरावनी, लेकिन मुझे तो यहाँ आना नहीं है। जिम की पब्लिसिटी कर दूंगा और एक मैनेजर रखवा दूंगा, फिर वही सब कुछ संभालेगा। रवि वो जिम खरीद लेता है और उसकी सफाई वगैरह कराकर आसपास के एरिया में नए जिम खुल जाने के पोस्टर भी लगवा देता है। पापा, मैं भी जिम जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त जिम जाते हैं। पापा, मैं भी जिम जाऊंगी। मुझे भी अपना फिगर मेंटेन करना है। नहीं, कोई वहाँ नहीं जाएगा। रवि ऑफिस चला जाता है। दोनों बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। बच्चों, उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जिम चले जाओ, लेकिन पापा के लौटने से पहले घर वापस आ जाना। थैंक यू मम्मी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। चलो वापस घर चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ तुम दोनों को? वो बॉडी बिल्डर? हमारे पापा ने ये जिम खरीदा है, हम यहाँ एक्सरसाइज करने आए थे। अच्छा, मैं समझ गया। चलो, मैं तुम्हें जिम के अंदर ले चलता हूँ। आयुष और दीपिका अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। ये देखकर उनका डर गायब हो जाता है। चलो, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। दोनों डंबल उठाकर एक्सरसाइज करने लगे। चौकीदार अंकल, बचाओ! मम्मी, पापा, कोई तो हमारी मदद करो। उधर रवि घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से पूछता है, दीपिका और आयुष कहाँ हैं? वे दोनों जिम गए हैं।
अरे तुम पागल हो क्या? तुमने उन्हें बाहर क्यों भेज दिया? रवि तुरंत तेजी से कार चलाता हुआ जिम पहुंचता है। जिम के अंदर आयुष और दीपिका बेहोश पड़े थे। रवि उन दोनों को कार में डालता है और घर लेकर आता है। आयुष और दीपिका को होश तो आ गया था, लेकिन उन्हें सदमा पहुंचा था। वे डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लगता है मुझे ही जिम जाकर चौकीदार से पूछताछ करनी पड़ेगी। रवि उसी समय कार लेकर जिम जाता है, लेकिन चौकीदार वहाँ नहीं था। छह महीने बीत चुके हैं। रवि का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। लोग बातें करते हैं कि रवि को मोहित खन्ना का भूत खींच कर ले गया। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेली ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी? इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं।
हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है, जहाँ मेरी बारात आ रही थी। लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों। मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं।